नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में मैं हूं विपुल सिंह। बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बुल्स और बियर के बीच खींचतान जारी है और लाजमी भी है क्योंकि आज है एक्सपायरी का दिन। और एक्सपायरी के दिन काफ़ी वॉल्टिलिटी बाजार में। जब हम आए थे बाजार में, माफ़ कीजिएगा, स्टूडियो में, तब हरा निशान देखने को मिल रहा था। पिछले कुछ मिनटों में, महज 1 मिनटों में बाजार में फिर से ऊपरी स्तरों से बिकवाली रही है। 24,215, 24,216 ये स्तर देखने को मिल रहा है। हालांकि आज इंट्राडे में लो जो बना है वो 24,119 का बना है। अब 81 अंक नीचे निफ्टी ट्रेड करता हुआ 24,215 के आसपास। हालांकि आज का इंट्राडे हाई जो था वो 24,340 का था। लेकिन इस उतार चढ़ाव में अगर हम देखें तो अभी भी बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है। 1454 शेयर ऐसे हैं जो कि NSE पर बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। करीब 1088 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। और लगातार हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि अगले 2-3 दिन थोड़ा सा आपको धैर्य बना करके चलना होगा। बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसके चलते बाजार के अंदर भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल यही कि बाजार की इस दुविधा में करें तो करें क्या। जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं और उनके लिए अब क्या विकल्प बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे अब दूर हो जाना चाहिए। कहाँ पर ऐसे मौके हैं जहाँ थोड़े थोड़े पैसे लगाने चाहिए। इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत आज हम करने वाले हैं और साथ साथ RBI पॉलिसी पर भी बातचीत होगी। लेकिन आज के खास मेहमान से आपको रूबरू करा देते हैं। आज के हमारे खास मेहमान अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी वोल्टिलिटी, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ। 2-4 दिन तो लोग कह रहे थे कि अब क्या करें क्या ना करें, इतना नुकसान हो गया। 30,000 डूब गए, 50,000 डूब गए, 80,000 डूब गए। लेकिन अभी क्या करना चाहिए? सब धैर्य बनाए रखें बाजार में या फिर पूरी तरह कैश में आ जाएं? आपकी सलाह हमारे दर्शकों को क्या रहेगी इस उतार चढ़ाव में? नमस्कार विपुल जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए, बाजार में कल इनसाइड बार की फॉर्मेशन थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और आज के सेशन में भी हम इनसाइड बार के अंदर ही है। परसों की जो रेंज थी वो अभी ब्रीच नहीं हुई है, और जब तक ये रेंज ब्रीच नहीं होती मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट साइडवेज रहेगा। इसको हम कहते हैं मिनी कॉइल। अगर दो से ज्यादा इनसाइड बार होने लगती है तो हम उसको मिनी कॉइल पैटर्न बोलते हैं। अगर आज भी इनसाइड बार बंद हुआ है तो फिर कल का सेशन भी साइडवेज और इनसाइड बार में ही कटेगा। उसके बाद एक बड़ी मूव आती हुई दिखेगी। अब ये बड़ी मूव किस साइड आएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर डेटा के साथ आप पढ़ने की कोशिश करें तो रिलेटिवली आपको डायरेक्शन जानना आसान हो जाएगा। FII की इंडेक्स में फ्यूचर पोजीशन देखें तो 4 लाख 4.25 लाख जो एक्सट्रीम ओवरबॉट कॉन्ट्रैक्ट जोन थी, वहां से सरक के हम केवल अब 63,000 लॉन्ग रह गए हैं, और बाजार ने ऊपर से 1,000 पॉइंट की लगभग गिरावट दे दी है। वहीं FII के इंडेक्स की नेट पोजीशन देखें, फ्यूचर प्लस ऑप्शन, अभी हमने केवल फ्यूचर डिस्कस किया था, फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के देखें तो 5.5 लाख जो एक्सट्रीम ओवरबॉट से भी 50,000 कॉन्ट्रैक्ट ऊपर होता है। एक्सट्रीम ओवरबॉट से अब हम ऑलमोस्ट मतलब नेगेटिव जोन में आ चुके हैं। 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, सॉरी 2,48,000 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव जाते ही हम ओवरसोल्ड हो जाएंगे। तो डेटा जो है न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड में आ चुका है। इंडेक्स पे 1,000 पॉइंट का करेक्शन हो चुका है। निफ्टी पे स्विंग लोज पिछले 2 दिन से प्रोटेक्ट हो रहे हैं। आज सेकेंड डे इनसाइड बार है। तो पूरी चीजों को अगर अलाइन करके देखें तो ये निकल के आता है कि अगले 2 से 3 दिन और हम साइडवेज टू न्यूट्रल या हल्का सा बेरिश रह सकते हैं, और ये डेटा ओवरसोल्ड की तरफ चला जाएगा। तो ये वही पोजीशन हो जाएगी जो हम इलेक्शन के रिजल्ट एग्जिट पोल के टाइम में अगले दिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था 21,800 पे खड़े थे, तो हम बिल्कुल वहीं आगे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस बार हम 21,800 की जगह 23,800 या 24,000 के आसपास आगे खड़े रहेंगे, जहां नीचे जाने के लिए 200-250 पॉइंट रहेगा और ऊपर जाने के लिए 1,500 से 2,000 पॉइंट रहेगा। तो करेक्शन, हेल्दी करेक्शन, जो मच नीडेड हेल्दी करेक्शन की मैं बात कर रहा था, वो जी। अपने फैग एंड पे है। 3-4 दिन साइडवेज हम रह के इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नीचे जाने जगह कम बचेगी, ऊपर जाने के लिए 1,500 से 2,000 पॉइंट की जगह रहेगी। तो हम वापस से धुआंधार बाइंग कॉल्स इनिशिएट करेंगे। तो आपके दर्शकों के लिए भी मेरी सलाह वही है जो मेरे क्लाइंट्स के लिए है, कि अभी 2-3 दिन छोटी छोटी क्वांटिटी में प्ले कीजिए। इसके बाद जैसे डेटा पूरी तरीके से बुलिश साइड में अलाइन हो जाएगा तो हम अब वापस से अपने डिलीवरी बाय कॉल्स इनिशिएट करना स्टार्ट करेंगे, और रिलेटिवली इजी मनी एनवायरनमेंट आ जाएगा जहां पे आराम से पैसा बनेगा। तो इस परिस्थिति में आप थोड़ा सा सरवाइव अगर कर गए, आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट करके रह गए, तो फिर अगले 2 महीने आपके लिए पैसा कमाने का बड़ा मौका बनता हुआ दिखेगा। चलिए, तो कुल मिला के लब बोल आप ये है कि अगर आप बहुत बड़े धनुर्धर नहीं हैं तो थोड़ा 2-3 दिन बाजार में धैर्य बना करके चलें।
थोड़ा सा दूर रह के चलें, और अगर आप धैर्य बना के चलेंगे तो 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जब बाजार स्थिर होगा तो आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे जहां पर आप निवेश करके पैसे बना सकते हैं। और इस बीच बाजार में गिरावट बढ़ती हुई, अब 107 अंक नीचे निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ, और ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेज़ी से बाजार फिर से एक बार फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 119 अंक नीचे निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। क्या ये गिरावट इंट्राडे में भी गहराएगी सर? और आज आरबीआई की पॉलिसी भी रही है, तो एक छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे, क्या कुछ रहा है आरबीआई की पॉलिसी में, स्क्रीन पर लेकर के आइए, और उसके बाद जो है चर्चा को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आरबीआई की पॉलिसी में आज ब्याज दरों के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 6.5%, एमएसएफ 6.25% पर ही स्थिर रखा गया है, जैसा कि उम्मीद थी। बेहतर जीडीपी ग्रोथ के लिए महंगाई पर नियंत्रण जरूरी है, ये कहा गया है शक्तिकांत दास की तरफ से, आरबीआई गवर्नर की तरफ से। मॉनसून में रिकवरी से एग्री ग्रोथ पॉजिटिव रहने का अनुमान जताया गया है। तो भविष्य को लेकर के मॉनसून अब जिस तरीके से स्थिर होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के हाउस होल्ड स्पेंडिंग बढ़ने के संकेत मिलते हुए दिखाई दिए हैं। ये तमाम बातें आरबीआई की पॉलिसी में दिखी हुई गई है। FY25 में जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान जताया गया है आरबीआई गवर्नर की तरफ से। तो आइए, आरबीआई की पॉलिसी के अंदर कुछ एक महत्वपूर्ण बातें जो निकल करके आई हैं। हालांकि सर, जैसी उम्मीद थी वैसी पॉलिसी रही है, क्या कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग? क्या आप कैसे देख रहे हैं आज की पॉलिसी को? देखिए, आरबीआई पॉलिसी को देखें तो मैं वही मानता हूँ जो फेड की पॉलिसी को मानता हूँ कि चाय बिस्किट की पार्टी होती है और उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट रेट बढ़ाने नहीं देगी और जिससे आपका डेटा निकल के आ रहा है, आरबीआई रेट घटा नहीं सकती है जब तक इन्फ्लेशन और सारी चीजें उनके हिसाब से सही नहीं होती हैं। भले बाजार के हिसाब से और गवर्नमेंट के हिसाब से सही है, लेकिन उनके हिसाब से जब तक सही नहीं होती वो रेट कट नहीं करेंगे। और डेटा इस हद तक गवर्नमेंट के हिसाब से सही चल रहा है कि वो रेट बढ़ने नहीं देंगे। तो ये चाय बिस्किट की पार्टी से ज्यादा कुछ नहीं होना है। आप मान के चलिए कि अगले 1-2 मीटिंग में भी आरबीआई रेट में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेगी। जो ब्रॉडर रेट है जिसकी वजह से मार्केट में इफेक्ट आता है, उसमें कोई छेड़छाड़ होगी नहीं। और जहां तक आपने इंट्राडे आज एक्सपायरी की बात की, अगर 24,100 24,120 की रेंज टूटती है तो फिर मैं थोड़ा सा बेरिश होऊंगा 24,000 की तरफ। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 24,120 24,100 से 24,140, ये 40 पॉइंट की जो रेंज है, ये मेजर सपोर्ट है, ये होल्ड होगी। सुबह भी होल्ड हुई थी, यहाँ बिल्कुल। से हम रेजिस्टेंस जोन तक गए थे 24,320 और वापस से उसी रेंज में आए हैं लोअर एंड। तो ये रेंज होल्ड होनी चाहिए और इसी रेंज के आसपास हम एक्सपायर होते हुए दिखेंगे 24,150। आज का इंटरडे लो भी वही है, 24,119, 24,120 की जो बात आप कर रहे हैं, और अब 24,150 पे पहुंच चुका है। 150 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है। चलिए, बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, दर्शक परेशान हैं, पहले उनके प्रश्नों के उत्तर लिए जाए। राकेश गंगवार जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार, मैं पूछना चाहता हूं कि बीईएल और आरईसी में अभी एंट्री ले सकते हैं या फिर अभी वेट करें डाउन साइड के लिए? तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया कि थोड़ा अभी धैर्य बना करके चलिए, थोड़ा बाजार को स्थिर होने दीजिए, उसके बाद आप पैसे लगाएं। लेकिन सर, जो लोग पैसे लगाना भी चाह रहे हैं वो उसी थीम पे लगाना चाह रहे हैं जो कि पहले चल रही थी, बीईएल आरईसी, यानी कि पावर और डिफेंस। क्या अभी यहाँ से थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए, या आपको लगता है कि थोड़ा वेट करें, यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी? आप क्या सलाह देंगे इस समय? देखिए, मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट नहीं कहूंगा अपने आप को, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप का अच्छा जानकार हूं। और मैं 5 साल से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को ही ट्रैक करा रहा हूं। जी। तो मैंने ये प्रीवियसली भी देखा है और पिछले 5 साल जब मैं एक्टिवली देखना स्टार्ट किया हूं, तब से ये बहुत क्लियर है कि प्रीवियस रैली के जो विनर्स होते हैं वो अगली रैली में कभी नहीं चलते हैं। 99.99% शेयर नहीं चलते हैं। मैं आपको दो बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं। 2018 के दौर में इलेक्ट्रोड और इसकी रैली थी, एचईजी और ग्रेफाइट मल्टी बैगर साबित हुए थे। 10x तक पैसा गया था, मतलब ₹1 का 10 रुपए भी हुआ था। वहां से 2018 से आज हम 2024 पे खड़े हैं, ये स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से 40-50% नीचे हैं और वहीं पे साइडवेज चल रहे हैं। तो मैं 99% श्योरिटी से ये कह सकता हूँ कि अगली जो बुल रन आएगी, जो 24,000 23,800 से मैं बुल रन की बात कर रहा हूँ कि हम 2,000 2,500 पॉइंट निफ्टी पे ऊपर चलेंगे, इसमें 99.99% डिफेंस, रेलवे, पीएसयू, इन काउंटर्स में बाइंग नहीं देखने के लिए मिलेगी, बल्कि इनमें करेक्शन आएगा। अगले जो लीडर्स डेवलप हो रहे हैं वो एफएमसीजी में डेवलप हो रहे हैं, फार्मा में डेवलप हो रहे हैं, कुछ हद तक टेक्सटाइल में डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। तो और ये आपका फर्टिलाइजर सेक्टर, इन 4 सेक्टर्स में नए लीडर्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं।
अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। जब बाजार तेजी में आएगा और ये आउट परफॉर्म करेंगे तो कंफर्मेशन भी आ जाएगा। बट ये चार सेक्टर हैं जहां तेजी डेवलप हो रही है। आपको किसी भी कीमत पे रेलवे, डिफेंस, इनसे अब बाहर निकल जाना चाहिए। अगले बुल रन में ये स्टॉक्स करेक्ट होंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जो बीईएल और आरईसी की स्पेसिफिकली भी बात हो रही है, मैं यहाँ पे सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि अगर आपके पास है तो आप सेल करके निकल जाइए, पैसा चलते हुए घोड़े पे लगाइए। ये अब बूढ़े हो चुके हैं, अब जो नए घोड़े दौड़ेंगे उनमें पैसा लगाना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर अंशुल जी का मानना ये है, अगर आपके पास हैं, अब बहुत लोग ऐसे भी हैं सर, लोग बहुत मतलब बुरी तरीके से नुकसान में फंसे हुए हैं, तो क्या उनको थोड़ा वेट करना चाहिए? अगर थोड़ी बहुत रिकवरी आए तो एग्जिट करें, या एक मुश्त सारा नुकसान बुक कर लें? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा मनी नाइन के शो को ध्यान से देखिए। ना सिर्फ मैंने, बल्कि मुझे यकीन है जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे बजट बिल्कुल। से 2-3 दिन पहले और बजट के दिन सभी ने आपको रिकमेंड किया होगा कि आप पीएसयू स्टॉक्स में एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करके बिल्कुल कैश सही में कह आ रहे जाए। अपसाइड बहुत लिमिटेड है, डाउनसाइड बहुत बड़ी खुली हुई है। तो मैं अभी भी के साथ स्टिक कर रहा हूँ कि डाउनसाइड बड़ी खुली हुई है। यहां से भी 30-40% अगर पीएसयू स्टॉक्स करेक्ट हो जाते हैं तो किसी भी एक्सपर्ट को बहुत ज्यादा कोई सरप्राइज नहीं होगा। आप अपनी कैपिटल इस सेक्टर से इमीडिएटली बाहर कीजिए और थोड़ी देर कैश पे बैठिए। हफ्ता 2 हफ्ता जब मार्केट कंफर्म अप ट्रेंड में आ जाएगा तो चलते हुए घोड़े कौन से हैं ये क्लियरली दिखने लगेंगे। आप वहां जाके नया पैसा लगा सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह आप लोगों के लिए फिलहाल निकल करके आती हुई, और इस बीच रोहित जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रोहित जी को नमस्कार। हाँ यस सर, मेरा सर सवाल है कि मैंने अडानी पावर को मैंने सर लिया था। जी। 12 क्वांटिटी है, 12 क्वांटिटी। हम्म। और सर इसमें मेरा एवरेज बाइंग प्राइस है 888 रुपए। अच्छा। तो सर मुझे अच्छा खासा भी नुकसान देखने को मिल रहा है, 21-22% का मैं अभी लॉस में हूँ सर। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अडानी पावर। हाँ बिल्कुल सर, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप सर? सर होल्ड तो करने के लिए अब हम कर सकते हैं, लेकिन क्या मुझे एवरेजिंग करना चाहिए या लॉस बुक करके निकल जाना आपने कब लिए थे सर ये? ये सर हम लिए थे आपको वही इलेक्शन से पहले 2-3 जून को। इलेक्शन से पहले लिए रिजल्ट थे के दो पहले। तीन जून को। थोड़ा सा टाइमिंग हाँ आपकी गड़बड़ा गई, और आपने थोड़ा सा पीक पर जाकर के लिया है, क्योंकि आपकी भाव से यस सर, वो कर। 888 यस पे लिया सर। हुआ है आपको। अगर इस शेयर में रिकवरी अब आती अभी भी चल है रहा तो भी है। आपकी खरीद से बहुत दूर है। पूछते हैं यहाँ पर अंशुल जी क्या यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। आज जरूर आधे पौने % की तेज़ी है अदानी पावर में, लेकिन सर इनके भाव से तो काफ़ी नीचे है। 888 पे लिए हैं, अभी 700 के आसपास शेयर चल रहा है। करीब करीब यहाँ से ठीक ठाक रनअप आएगा, तब जाकर के इनके ब्रेक इवन पे आएंगे। ये क्या होल्ड करना चाहिए, या फिर किसी दूसरे सेक्टर या किसी दूसरे शेयर पे इनको इस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए? देखिए विपुल जी, अगर आप मुझसे कहेंगे कि पावर सेक्टर में मैं सिर्फ एक ही स्टॉक चुन सकता हूं तो वो अदानी पावर ही होगा। ये मेरा फेवरेट काउंटर है। 588 के लेवल पे जब मंथली चार्ट पे 3-4 टाइट क्लोजेस थे और इनसाइड बार रेंज थी, तब मैंने मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिकमेंड किया था। 900 का पहला टारगेट था और 1200 का दूसरा टारगेट था। पहले टारगेट में 4 रुपए का डिफरेंस रह गया था और वहां से नीचे आया है करेक्टिव ट्रेंड में। मैं इनको कहूंगा कि आप थोड़ा सा समय दीजिए स्टॉक को। और अगर बाय द वे मार्केट में कोई भी डिप आती है और एकदम फ्लैश क्रैश में ये 600 के आसपास मिल जाता है तो आप इस स्टॉक को एवरेज कीजिए। ये पहले आपको 900 रुपए का टारगेट देगा, उसके बाद ये आपको 1200 रुपए का टारगेट देगा। तो थोड़ा सा समय अवधि को लंबा कर लीजिए, 9 से 12 महीने कर लीजिए। 600 रुपए पे एवरेज करने के लिए रेडी रहिए। आपकी एवरेज कॉस्टिंग 750 रुपए की आएगी। वहां से 900 रुपए पे 600 वाला माल निकालिए और जो 888 का लिया है वो 1200 रुपए पे जाके बुक कीजिए। तो ये आपका प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, लेकिन इसमें 9 से 12 महीने का समय लगेगा। ये मेरा फेवरेट काउंटर है 600 के पास। मैं अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए वापस से रिकमेंड करूंगा। शॉर्ट टर्म में जब ब्रेकआउट आएगा तब रिकमेंड करूंगा, बट लॉन्ग टर्म में 600 रुपए के आसपास में अपने क्लाइंट्स को इस स्टॉक को काफी हद तक परचेज करवा के रखूंगा। चलिए, तो ये सलाह है, थोड़ा सा धैर्य दीजिए। नुकसान में ज़्यादा है, नुकसान बुक मत कीजिए। 1 साल तक का नज़रिया आप रखिए, 8 से 9 महीने, 11 महीने, 12 महीने का। हाँ, गिरावट आती है 600 के आसपास, एवरेज जरूर कीजिए आप। ये आपके लिए सलाह निकल कर आए। जो लेवल्स बताए गए हैं उनको नोट कर लीजिए, नहीं सुन पाए रिपीट कीजिए, और एक बार फिर से सारे लेवल्स को नोट करके आप बने रहिए। आपको निश्चित रूप से अच्छे मुनाफे यहाँ पर होंगे। समय जरूर देना पड़ेगा आपको। अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न जो है हमें भेजा गया है सपना जी की तरफ से। सपना जी कह रही है, नमस्ते सर, मैंने श्रीराम फाइनेंस की 3000 की कॉल बाई की थी, 29 अगस्त की एक्सपायरी की।
लॉस में हूँ, क्या करना चाहिए। श्रीराम फाइनेंस के ऊपर इन्होंने जो है कॉल इन्होंने बाय की हुई है, अब फंस गई हैं। जानना ये चाह रही हैं कि 29 अगस्त की एक्सपायरी है, 3000 की कॉल है, अभी क्या करना चाहिए सर? क्या बने रहें इस पोजीशन पे या क्या सलाह देंगे आप? देखिए विपुल जी, स्टॉक में कपनैडल पैटर्न की डेवलपमेंट फेज में है। 29 दिन हो चुके हैं। प्रोबेबली 4-5 दिन और इस स्टॉक को लगेगा कंसोलिडेशन कंप्लीट करने में, बट स्टॉक में तेजी लग रही है। मैं भी बाई कॉल रिकमेंड कर रहा हूँ इस स्टॉक में, लेकिन मुझे चाहिए ब्रेकआउट। ब्रेकआउट आएगा 2930 के ऊपर, तो जैसे 2930 निकलेगा इस स्टॉक में मैं अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड करूंगा 3200 के टारगेट के साथ। तो मेरा सजेशन है आप 3 से 4 दिन इस कॉल को होल्ड करके देखिए। अगर 2930 के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर स्टॉक को होल्ड कीजिए, आपको अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन अगले 4-5 दिन में ये 2930 नहीं निकालता है तो एटलीस्ट आपको एक बार कॉल से निकल के कहीं फ्यूचर या डिलीवरी ले लीजिए स्टॉक की, क्योंकि ऑप्शन में टाइम वैल्यू डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको 3200 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। इवेंचुअली ये स्टॉक 3200 जा रहा है, अब एक्सपायरी के पहले आ जाएगा नहीं कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 4 से 5 दिन देख लीजिए, ऑप्शन अगर नहीं ब्रेकआउट देता है तो फिर निकल जाइए और डिलीवरी में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, ये सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके लिए। अगले दर्शक के पास चलते हैं और इस बीच 1150 से ज़्यादा दर्शक वो हमें खाली यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, अब बल्कि करीब 1250 कह सकते हैं जो हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। और इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग ऐसे ही मनी 9 के कार्यक्रम को अपने मित्रगण, अपने परिवार, अपने स्टूडेंट्स, अपने टीचर्स और अपने कलीग्स के साथ बढ़ाते रहिए, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन इस वॉलेटिलिटी में फैल रही है और कोई भी स्टॉक हम देख रहे हैं टेलीग्राम पे लोग रिकमेंड कर रहे हैं, उनसे आप थोड़ा सा दूरी बना करके रखें और सही सलाह पर गौर करें और मनी 9 के परिवार को विस्तृत करने में जो है लगातार हमारी मदद करते रहें। चलिए, हमारे साथ देहरादून से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। अमन जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? जी सर बहुत बढ़िया है सर, आशीर्वाद आपका। चलिए सर, बताइए सर, बहुत अच्छी बात है अमन जी, और क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरे पास 100 शेयर है 350 के रेट से KNR कंस्ट्रक्शन के। KNR कंस्ट्रक्शन आपने खरीदे हुए हैं? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 1 साल का भी है सर। 350 के भाव पे लिए हुए हैं आपने? जी सर। अच्छा, 1 साल का व्यू है, 350 पे लिए हुए हैं, 20-21 रुपये आपको यहाँ पर बन रहे हैं, ये अच्छी बात है। बहुत कम लोग आज जो सवाल भेज रहे हैं वो मुनाफे में हैं, उनमें से आप एक शामिल हैं। अभी क्या रणनीति होनी चाहिए जानना चाह रहे हैं। पिछले एक महीने में इस गिरते बाजार में भी इसने 3-4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सर KNR कंस्ट्रक्शन अभी क्या करना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर से, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है, और ये सेक्टर आपको कैसा लग रहा है? अभी इनको 20-21 रुपये मिल रहे हैं और 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। देखिए विपुल जी, अगर आप कहेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में से एक ही कंपनी में पिक कर सकता हूं तो वो होगी सनटेक रियलिटी। लेकिन अगर आप दूसरे की इजाजत देंगे तो फिर दूसरी होगी KNR कंस्ट्रक्शन। उसकी वजह यह है कि KNR में 144 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट के बाद 9 हफ्ते हो गए कंसोलिडेट कर रहा है, तो बेस ऑन बेस पैटर्न की फॉर्मेशन है ये स्टॉक। अब यहां से 320 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में 550 से 600 का टारगेट अगले 3 से 4 महीने में स्टॉक दे सकता है। तो अगर आपके पास है तो 4 महीने का समय देना है आपको और कुछ नहीं करना है, 320 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपके पास नहीं है तो करंट मार्केट प्राइस से आप फ्रेश बाई करके इसको रख लीजिए, आपको 550 से 600 का टारगेट अगले 3 महीने में मिल जाएगा। तो जिनके पास नहीं है उनके लिए फ्रेश बाई की सलाह है, जिनके पास है उनके लिए 320 के स्टॉप लॉस से होल्ड की सलाह है। चलिए, जिनके पास है फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए 320 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी गई है। असलम रेहान जी का प्रश्न लेते हैं, और असलम रेहान जी एक बार फिर से PSU पे हमारे पास सवाल। PSU में बहुत लोग फंस गए असल में। हुडको के ऊपर इनका प्रश्न है, 339 पे लिए हुए हैं, और इरिडा एक और ऐसा शेयर जिस पर कि बहुत सवाल आते रहते हैं और हम आपके साथ कई बार डिस्कस भी किए हैं, ये इन्होंने 294 पे लिए हुए हैं। कह रहे हैं 6 से 12 महीने का नज़रिया है, अब बताइए मैं एवरेज करूं, सेल करूं या होल्ड करूं। इरिडा में काफ़ी पैसे लोगों ने बनाए, लेकिन अब इरिडा भी थोड़ा थकता हुआ यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो आज लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ 248 की खरीद है, 248-249 के आसपास चल रहा है, तो आपको भी लगभग 50 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। 294 पे आपने लिए हुए हैं। और हुडको की अगर बात करें तो हुडको में भी अच्छी रैली रही, लेकिन अब 291 के आसपास चल रहा है और इनकी खरीद है 339 की। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इनको ठीक ठाक नुकसान हो रहा है, दोनों में ही करीब 45 से 50 रुपये का नुकसान पर शेयर हो रहा है।
यहाँ पर भी वही स्ट्रेटजी रहेगी सर, या कुछ बदलाव असलम साहब के लिए करेंगे आप? देखिए, अगर ये चाहें तो हुडको में एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 280 274 सपोर्ट जोन है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। देखिए, इसमें कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट था, उसको रीटेस्ट जिस हिसाब से किया है, जनरली ऐसे पैटर्न फेल हो जाते हैं। तो अगर आप स्टॉप लॉस में बिलीव करते हैं तो 274 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन आपकी जगह मैं होता तो मैं इमीडिएटली एग्जिट कर देता, क्योंकि 100 में से 80 बार ऐसे पैटर्न फेल हो जाते हैं। और अगर ये फेल होता है तो इसका पहला जो मेजर सपोर्ट है वो एग्जिट पोल रिजल्ट के जो दिन चुनाव के जो रिजल्ट आए थे उसके अगले दिन जो लो बना था 203, वो मेजर सपोर्ट है और वो टेस्ट करने जाएगा। तो मेरी सलाह, आपकी जगह मैं होता मैं इमीडिएट एग्जिट कर लेता। बट अगर आप चाहें तो 274 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं हुडको में। जहां तक एडा की बात है, ये मैं अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। चुनिंदा पीएसयू स्टॉक दो तीन ही चार्ट रिकमेंड कर रहा हूँ, उनमें से एक एडा है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि ऊपर में 450 से 500 रुपए अपसाइड दिखाएगा। इसको मैं फंडामेंटली भी ट्रैक कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। सेल्स अर्निंग्स ये भी ट्रैक कर रहा हूँ जो काफी अच्छी आ रही है, और टेक्निकली भी काफी अच्छा लग रहा है। तो डिप्स में अगर आपको मिल जाता है 216, तो वहां पे ऐड करना चाहिए। ऊपर में 450 से 500 का टारगेट 12 महीने, 9 से 12 महीने में मिलना चाहिए। तो आप चाहें तो हुडको की कैपिटल भी आप एडा में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी मोमेंटम स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हुडको तो मेरी तरफ से एग्जिट की सलाह है, एडा ऑन द डिप्स एवरेज करने की सलाह रहेगी। एरिडा में एवरेज करने की सलाह है, हुडको में अगर आपको एक स्टॉप लॉस भी दिया गया है, आप चाहें तो स्टॉप लॉस लगा लें, या अगर एग्जिट हो सकते हैं और एरिडा में शिफ्ट हो सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आपने स्टॉप लॉस का जिक्र किया। सर यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे जो एक दर्शक फोन लाइन पे भी मौजूद है लेकिन उनके पास जाए, रेणु सिंघल जी का एक बड़ा मासूम सा सवाल आया और बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बड़ी संख्या में नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं और नए नए लोग बाज़ार के अंदर उतर रहे हैं। कह रही हैं, नमस्ते सर, मैं शेयर बाज़ार में नहीं हूँ, मुझे स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं मुझे नहीं आता, प्लीज़ बताइए। तो ये स्टॉप लॉस किसे कहते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये बहुत सारे नए निवेशक सिर्फ खरीदना जान रहे हैं, उस पर कैसे अपने मुनाफे को बचाया जाए, इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो हमारे जो नए निवेशक आ रहे हैं बाज़ार के अंदर उनके लिए बड़ी सहायता होगी आपके तरफ से जी। देखिए, स्टॉप लॉस का क्लियर मतलब होता है कि कहाँ आपको अपने घाटे को रोकना है। हम जब शेयर बाजार में आते हैं, कोई भी स्टॉक बाई करते हैं तो हम इसी उम्मीद से बाई करते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा और हमको प्रॉफिट देगा। बट जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक ऊपर ही चला जाए। हम अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी कॉल्स रिकमेंड करते हैं। आज ही हमने रिपोर्ट बनाई है, जनवरी से लेके अभी तक हमने अपने क्लाइंट्स को लगभग 394 डिलीवरी कॉल्स दी हैं। तो हमारी एक्यूरेसी भी 80% है। अब 80% से मतलब है कि हमारे 80% स्टॉक्स अच्छे चले हैं, प्रॉफिट दिए हैं, लेकिन 20% स्टॉक्स ने स्टॉप लॉस भी खाया है। स्टॉप लॉस ये होता है कि मैंने आपको व्यू दिया कि ये स्टॉक तेजी लग रही है, स्टॉक को 100 रुपए में, सपोज करते हैं कि मैंने आपसे कहा कि स्टॉक तेजी में है, आप इसको 100 रुपए में बाई कीजिए। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। सही होऊंगा तो 120 125 जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, सब चीज अच्छी है। लेकिन अगर खराब होता है तो एक स्टॉप लॉस लेवल होता है कि इस लेवल के नीचे मेरा व्यू गलत, मैं ये मान लूंगा कि मेरा जो व्यू था वो गलत है। अब वो मैं गलत हूं या बाजार गिर गया या किसी और वजह से, 100 वजह हो सकती है, कोई भी एक वजह की वजह से ये स्टॉक नीचे आ गया है। 96 इसका स्टॉप लॉस है। 96 के नीचे मान लेंगे कि ये जो हमने सजेशन दिया था ये गलत हो गया है। अब यहाँ से आप अपना 4 रुपए का लॉस बुक करके बाहर हो जाइए। स्टॉप लॉस लगाने का तरीका ये है कि अगर आप ऐप यूज करते हैं तो आप खुद लगा सकते हैं, या आप अपने ब्रोकर को बता दीजिए कि भैया 96 रुपीज का स्टॉप लॉस है, इसके नीचे जाए तो मेरी पोजीशन को आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, मेरा लॉस जो लिमिटेड लॉस है वो बुक हो जाएगा और मेरी कैपिटल फ्री हो जाएगी। मैं नई जगह उसको इन्वेस्ट कर लूंगा जहां पे मेरे प्रॉफिट बनने की पॉसिबिलिटी हाई है। जैसे केस इन पॉइंट अभी ले लें हुडको, जैसे अभी प्रीवियस दर्शक के पास हुडको होल्ड था, वो चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, या 274 लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है, इसके नीचे जाता है तो फिर 204 जाएगा, तो 274 पे उनको अपना लॉस बुक करके बाहर आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो फिर 204 आते आते उनको हेवी लॉस होने लगेगा। तो हेवी लॉस से बचने के लिए 274 का हमने उनको स्टॉप लॉस रिकमेंड किया है, या इमीडिएट एग्जिट भी कर सकते हैं। चलिए, तो स्टॉप लॉस का ये मतलब है कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तो लॉस बुक करके हम बाहर हो जाएंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं रेणु जी आपको समझ में आ गई होगी बात। कुल मिलाकर लब्बुल हुआ ये है कि अपने घाटे को बढ़ने से रोकना कैसे है। एक बात तो ये कि जैसा कि सर ने बताया कि 100 रुपये पे आपने कुछ सोच शेयर खरीदा और आपने ये उम्मीद में खरीदा कि 120 तक जाएगा,
लेकिन आपको किसी एक्सपर्ट ने बताया कि अगर 80 रुपये के नीचे गया ये तो ये 50 रुपये तक हो सकता है। तो अगर आपने 80 रुपये पर ही एक स्टॉप लॉस लगा लिया, आपके ऐप पर ये सुविधा होगी, और अगर ये सुविधा नहीं है तो किसी एक्सपर्ट से पूछिए, निश्चित रूप से होगी। तो अगर आप 80 रुपये पर निकल गई तो आपको नुकसान हुआ 20 रुपये का, लेकिन अगर आप बनी रहती हैं तो हो सकता है वो शेयर 50 तक आ जाए, यानी कि आपके नुकसान जो 20 रुपये पे आप रोक सकती थी वो बढ़ करके 50 रुपये तक हो सकता है, 60 रुपये तक हो सकता है। तो कैसे स्टॉप लॉस, अपने घाटे को कैसे रोकना है, इसी शब्द को जो है अंग्रेजी में स्टॉप लॉस कहा जाता है। तो ये आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संग्राम सिंह जी हमारे साथ हैं पुणे से। संग्राम जी को नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताइए संग्राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या सवाल है? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ सर। मेरा सवाल है कि मैंने बंधन बैंक के 206 के भाव पे 400 शेयर लिए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, राय जानना चाहता हूँ। 206 पे आपने लिए हुए हैं शेयर और अभी आ गया है 202 201 के आसपास, 4-5 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या नजरिया है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैं 3 से 4 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूँ। 3 से 4 महीने के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको बता दें, बंधन बैंक के नतीजे आए थे, नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे थे, शेयर में अच्छी चाल भी आई थी, लेकिन फिर से अब सुस्ती देखने को मिल रही है। सर, बंधन बैंक पे आपका व्यू क्या होगा? और लगातार काफ़ी सारी नेगेटिव खबरों के बाद नतीजे काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे, उसके बाद से एक रैली आई थी, आपकी टिप्पणी बंधन बैंक पे? आप म्यूट हो गए सर। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि आप 6 महीने पहले गिरे थे, आपकी हड्डी टूटी थी, अब प्लास्टर उतरा है, तो आप दौड़ने नहीं लगेंगे बहुत तेजी से, धीरे धीरे आप चलना सीखेंगे। तो वही बंधन बैंक के साथ है कि बड़े खराब रिजल्ट, बड़े खराब समय, सब चीज को बिताने के बाद अब पहली बार है कि रिजल्ट अच्छा आया है, और मेरा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये अगले 2-3 क्वार्टर में इसी अच्छे रिजल्ट्स को रिपीट कर पाएंगे। तो मेरी सलाह है कि आप एग्जिट कर लीजिए। बेटर काउंटर्स, अगर आपको बैंकिंग स्पेस में ही रहना है तो एक्सिस बैंक में फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, इंडसइंड बैंक में फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, वहां पे आपकी प्रॉफिट बनने की गुंजाइश एटलीस्ट बंधन बैंक के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो बंधन बैंक से क्लियरली एग्जिट की सलाह है। कैपिटल बैंकिंग में कन्वर्ट करना है तो एक्सिस बैंक या इंडसइंड बैंक इज अ बेटर चॉइस। निकल जाइए सर, 3-4 रुपए का नुकसान है, कोई भी बाउंस मिलता है हल्का सा तो आप यहाँ से एग्जिट कर लीजिए, फिर नुकसान में ज़्यादा आ जाएंगे, फिर समस्या हो जाएगी आपके लिए। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं संबित पटनायक, ऑफिशियल के नाम से आईडी बनाई हुई है, 100 रुपये इन्होंने मनी9 को भेजे हैं, और इनका भी दर्द जो है वो है PSU शेयर्स। कह रहे हैं कि सर मैंने उन सभी शेयरों में, अंग्रेजी में लिखा है कि उन सभी शेयरों में मैंने पैसे लगाए हैं जो कि कॉमन स्टॉक्स हैं, सभी बाय कर रहे हैं, इसलिए मैंने भी बाय कर लिए। अब इनका सवाल सुन लीजिए और मैं चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी जो है थोड़ा इनको आप डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि इसी सवाल ये शेयर ऐसे हैं जो कि बहुत लोगों के पास होंगे। मझगांव डॉक लिए हुए हैं 5310 पे, सुजलॉन लिया हुआ है, हालांकि सुजलॉन में अभी भी रफ्तार बाकी है, 67 रुपये के भाव पर सुजलॉन इन्होंने लिया हुआ है। ऑयल इंडिया लिया हुआ है 599 पे, कोल इंडिया लिया हुआ है 486 पे, टीटागढ़ के रिजल्ट अच्छे नहीं रहे थे, उसके बाद पिटाई हुई है जम करके 1785 पे। तो ये 4-5 शेयरों की लिस्ट है, और ये मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न इसमें शामिल होंगे। मझगांव डॉक, सुजलॉन, ऑयल इंडिया, कोल इंडिया, ये बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। इनमें से कौन से रखें, कौन से बेचें, क्या सलाह रहेगी? और पटनायक साहब की जो समस्या है कि बहुत कॉमन स्टॉक से जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, सभी बाय कर रहे थे तो मैंने भी बाय कर लिए, अब क्या सलाह रहेगी सर? देखिए विपुल जी, खराब न्यूज से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैस्टॉक पहला स्टॉक है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन स्टॉक में अभी ऐसा कोई ब्रेकडाउन आया नहीं है। इसने बहुत समय से अपना 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट नहीं किया था, तो ये 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने आया है। कल के सेशन में रिवर्सल दिखाया है, अब 20 डे मूविंग एवरेज पे अटक रहा है। 4987 का लेवल है, राउंड फिगर 5000 पकड़ते हैं। अगले 2 से 3 दिन में अगर ये 5000 के ऊपर निकल जाता है तो बिल्कुल फिर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ये वापस से आपको 5400 से 5700 का लेवल दिखा देगा, यहाँ से अब आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 4550 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगला स्टॉक ऑयल इंडिया था। ऑयल इंडिया में फ्रेश ब्रेकआउट आया है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और अपने क्लाइंट्स को, कल के सेशन में हमने इसको रिकमेंड किया था। हमारे टारगेट हमने चूंकि शॉर्ट टर्म बिल्कुल स्कैल्प मूव के लिए दिया था, तो टारगेट अचीव हो गया है, बट जिस आपका ब्रेकआउट आया है स्टॉक में 670 रुपए तक की अपसाइड दिख रही है। तीसरा कोल इंडिया में भी ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, तो कोल इंडिया आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। इसमें केवल 510 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। हाई प्रोबेबिलिटी है कि 575 आपको 1.5 से 2 महीने में मिल जाएगा। टीटागढ़ में खराब न्यूज है, आपको इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। मेजर सपोर्ट 20-50 डे मूविंग एवरेज दोनों का 1500 रुपए पे लास्ट था, इसको तोड़ के नीचे आ गया है।
अब ये जा रहा है अपने इलेक्शन के रिजल्ट के दिन के लोज 989, 990 रुपए के आसपास है, उसको टेस्ट करने। तो टीटागढ़ को आपको इमीडिएट एग्जिट कर लेना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक बचता है सुजलॉन। सुजलॉन में 20 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के ऊपर वापस से इसने 19 दिन का बेस ऑन बेस पैटर्न बनाया जहां से चला है। परसों के सेशन में हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था सुजलॉन। आज 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मतलब रिस्क फ्री हो रहे थे तो हमने पार्शियल बुकिंग की सलाह दी है। बट ये स्टॉक हमको 90 रुपए जाते हुए दिख रहा है। और मुझे याद है आप ही के शो पे जब ये 56 रुपए का ब्रेकआउट दे रहा था, उस दिन हमने डिस्कस किया था कि पहला टारगेट और दूसरा 74 और तीसरा 90 है। तो 90 रुपए का टारगेट मुझे आता हुआ दिख रहा है। सुजलॉन में आप फ्रेश अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 64 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, अपने क्लाइंट्स को हमने परसों के सेशन में रिकमेंड किया था। आज रिस्क फ्री हो रहे थे तो हमने पार्शियल बुकिंग रिकमेंड की है। लेकिन जिस हिसाब का ब्रेकआउट है, यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। 64 का आपका अपडेटेड क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा और प्रोबेबली 20-22 ट्रेडिंग सेशन में आपको 90 रुपए के टारगेट मिल सकते हैं। चलिए, तो टीटागढ़ से तो तुरंत निकल जाइए। बाकी के लिए जो आपको राय बताई गई है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सुजलॉन में 90 रुपए तक के लक्ष्य निकल के आ सकते हैं। कोल इंडिया भी अच्छा है, ऑल इंडिया पे भी पॉजिटिव राय है। मझगांव डॉक पे जो राय दी गई है उसको आपको फॉलो करना होगा। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट सौदा मुनाफे का। नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 की खास पेशकश मुनाफा सौदे का में, जिसमें हम बताते हैं आपको HDFC स्काई की तरफ से कुछ बेहतरीन कॉल्स। और इसमें हमारे साथी, हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर हर रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं और आज भी वो हाजिर हैं कुछ महत्वपूर्ण HDFC स्काई की कॉल्स लेकर के। तो स्वागत है आपका संदीप, बताइए आज कौन सी कॉल्स लेकर के आए हैं। शुक्रिया विपुल जी। आज के लिए HDFC स्काई की ओर से जो शेयर रिकमेंड किया गया है वो है किम्स का, जिसे आप कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से भी जानते हैं। ये एक टेक्निकल कॉल है। रिकमेंडेड प्राइस जो है वो 2036 रुपये का है, यानी कि इस भाव पर आपको खरीदारी करके चलना है। पहला टारगेट है 2404 रुपये का, उसके बाद 2490 रुपये तक के जो जोन्स हैं वो भी ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है ऊपर की साइड में। इस केस में आपका जो पोटेंशियल रिटर्न है वो 18% के आसपास का बनता हुआ दिखेगा। चूंकि ये टेक्निकल कॉल है तो 1992 रुपये ये स्टॉप लॉस का लेवल भी आपको इसमें सुझाया गया है। ध्यान रहे ये कॉल 17 दिसंबर 2024 तक वैलिड है, तो आप चाहें तो थोड़ा लंबा नजरिया भी इसमें लेके चल सकते हैं। आपका जो रिटर्न है वो 18% के आसपास का बन सकता है। ये ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी, ये तमाम कॉल्स HDFC स्काई की तरफ से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश को यहीं पर समेटते रहते हैं। आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। तो HDFC स्काई की तरफ से खास पेशकश हमारी सौदा मुनाफे का। सर, एक टिप्पणी आई है प्रवीण गुप्ता जी की, हालांकि विमान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं फोन लाइन पे, और कह रहे हैं कि विपुल जी, अंशुल जी हर हर महादेव, आपको भी हर हर महादेव। कह रहे हैं अंशुल जी, बुरा मत मान लीजिए, 4 महीने से आपका प्रोग्राम देख रहा हूं, किसी ने भी PSU से निकलने की सलाह नहीं दी है। क्या HL, BDL, NBCC, SJVN बंद हो रही है? आप क्या कुछ कहेंगे? तो ये थोड़ा सा इनके मतलब दिल पे बात लग गई है और शायद मुझे लगता है इनके पास कुछ PSU शेयर पड़े होंगे। प्रवीण जी को कुछ टिप्पणी, कोई सलाह देना चाहेंगे सर आप? देखिए, मैं 2 सलाह देना चाहूंगा। पहले तो ये कि आप मेरे ही प्रोग्राम उठा के बजट के आसपास या बजट के 1-2 दिन पहले के देख लीजिए, और आई एम श्योर मनी 9 पे जितने एक्सपर्ट आए होंगे सभी ने कहा होगा कि PSU से आप बजट के दिन एक बार तो एग्जिट कर लीजिए, बाद में जो घोड़ा बचेगा दौड़ता हुआ उस पर हम इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन एक बार तो निकल जाइए। मैं बिना शो देखे कह रहा हूँ, क्योंकि जितने एक्सपर्ट आ रहे हैं सब टेक्निकल एनालिस्ट हैं, और टेक्निकल जो पैटर्न्स बने थे PSU में वो बाइंग क्लाइमैक्स के बने थे, और उसमें से आपको जनरली हर आदमी एग्जिट की ही सलाह देता है। तो आई एम श्योर अगर आप रिपीट टेलीकास्ट यूट्यूब में अगर जाके देखेंगे तो सभी ने एग्जिट की सलाह दी होगी। नहीं किए तो अभी भी कर लीजिए, अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है। जो वर्टिकल डाउन मूव आती है, जो एकदम से जिसको हम कहते हैं कि मतलब तबाह हो जाना, वो फेज अभी आया नहीं है PSU काउंटर्स में। 1, 2, 3, 4 ऐसे बचे हुए हैं, जिसमें से एक एर्डा है जो मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को। तो इनको छोड़ के बाकी सारे काउंटर से आप आउटराइट निकल जाइए।
बाजार में करेक्शन कंप्लीट होने वाला है, 3-4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स वापस दौड़ेंगे, और जो पहले दौड़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें से कुछ हद तक पेपर स्टॉक्स आज दौड़ना स्टार्ट कर चुके हैं, तो इन पे आप जब दाव लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट बनेगी। तो मैं इस चीज से असहमत हूं आपके कि किसी ने सेल की सलाह नहीं दी है। मैंने खुद दी थी, और मुझे यकीन है बाकी एक्सपर्ट्स ने भी दी ही होगी, और बिल्कुल। एंकर्स के साथ एग्री किया होगा कि बजट के दिन आप पीएसयू एटलीस्ट एक बार निकल जाइए। ओवर ऑप्टिमिज्म बिल्ट है यहाँ पे, प्रॉफिट बुकिंग की सही, लेकिन सेलिंग जरूर आएगी, तो वो चलिए आती हुई। जी जी। और प्रवीण जी, ये मतलब कोई ये नहीं कह रहा है कि कंपनी बंद हो जाएगी। आप कंपनी के मालिक नहीं हैं, आप पैसे इसलिए लगाते हैं कि आपको मुनाफा हो। अगर मान लीजिए कि शेयर के बजाय किसी दूसरे शेयर में तेज़ी आती है, या फिर यहाँ पे चाल धीमी पड़ती है, या फिर यहाँ गिरावट आती है, तो फिर ठीक है, कंपनी चल रही है, कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है, उससे आपकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है। शेयर में हो सकता है वैसी तेज़ी ना देखने को मिले, ये आपके कहने का लब्बो लुआब है, क्योंकि बाजार में आप कंपनी की परफॉर्मेंस या कंपनी चल रही है, कितना रेवेन्यू कर रही है, उसके लिए नहीं आए। अब बाजार में कई बार सेक्टर चलते हैं, कई बार ट्रेंड चलते हैं। बहुत सारी कंपनियों के नतीजे खराब रहे, टीटागढ़ वैगन के नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन शेयर ने बहुत अच्छे रिटर्न पहले दिए थे, तो उसको आप इस तरीके से मत देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा धीमान जी से बातचीत कर लेते हैं। धीमान जी हमारे साथ हैं। धीमान जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। गुवाहाटी से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर आप। कैसा मौसम है गुवाहाटी में इस समय? अभी तो सर थोड़ा थोड़ा बारिश वाला मौसम है, थोड़ा थोड़ा बारिश वाला हल्का मौसम है, फुल्का लेकिन बारिश। लेकिन बहुत खूबसूरत शहर है। पूरा आपका जो स्टेट है वो बहुत खूबसूरत है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर, मेरे पास इक्विनॉक्स का शेयर था, इक्विनॉक्स इंडिया जी जी का 500 शेयर था। हाँ जी सर, जी। 500 शेयर। हाँ, किस रेट पर? सर 500 शेयर है मेरे पास, 133 के खरीदा हुआ। 133 पे आपने लिए हुए हैं, और कितने हाँ, समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर आराम से सर 3-4 साल में आराम से वर्क कर सकता हूँ सर। 3-4 साल। एक बार जरा इनका प्रश्न स्क्रीन पर ले आइए। काफ़ी देर से बातचीत कर रहे हैं, कम से कम दर्शकों को पता लगे कि शेयर पे बातचीत हो रही है। एक बार फिर से शेयर का नाम बताएंगे सर? सर इक्विनॉक्स इंडिया, जी सर। इंडिया बुल्स जो था। आपकी आवाज़ कट रही है। इंडिया बुल सर इक्विनॉक्स इंडिया हाँ, बुल्स के इंडिया शेयर लिए हुए हैं आपने? हाँ जी सर, हाँ जी। इंडिया बुल्स के कितने शेयर हैं आपके पास? 500 सर, 500 शेयर। 500 शेयर किस रेट पे बताया आपने? 133 सर। 133 पे। चलिए ठीक है, पूछते हैं सर। यहाँ पे इंडिया बुल्स के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर 133 पे। आपकी सलाह क्या रहेगी, या अभी क्या करना चाहिए इनको? देखिए, इंडिया बुल रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, जिसका अभी नया नाम इक्विनॉक्स डेवलपर कुछ हो गया है। जी, तो एक्विनॉक्स इंडिया। जी जी। इंडिया बुल रियल एस्टेट इसका पुराना नाम था। स्टॉक देखिए तेजी में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही ये पुराने पिटे हुए स्टॉक्स हैं। जैसे अभी पिछले दर्शक का सवाल था कि कंपनी बंद नहीं हुई है, लेकिन आप देखिए 10 साल से स्टॉक ने कोई बहुत अच्छा रिटर्न भी नहीं दिया है। लोअर लेवल से जरूर चला है, लेकिन जो हायर लेवल पे फंसा हुआ है 240, वो अभी तक लॉस में है, जबकि कंपनी चल रही है। तो ट्रेंड्स थे जो चलते हैं, ट्रेंड खत्म हो जाता है तो स्टॉक में मोमेंटम आना खत्म हो जाता है, लेकिन कंपनी चलती रहती है। वही इसके साथ है, शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड लग रहा है, नीचे में 109 रुपए पहला टारगेट दिख रहा है, 95 दूसरा टारगेट दिख रहा है। मैंने खुद ये स्टॉक जब तेजी में आया था तो नीचे 87 के लेवल से रिकमेंड किया था 125 तक, वहां से अब टारगेट डन हो चुके हैं, एग्जिट करना चाहिए। 95 रुपीज तक नीचे आता हुआ दिख रहा है, और ये लॉन्ग टर्म बेरिश है। शॉर्ट टर्म में भले इसमें बुलिश अप ट्रेंड्स बने, बट लॉन्ग टर्म इस स्टॉक का ट्रेंड बेरिश है, तो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में जब जब तेजी बनती है, ब्रेकआउट्स बनती है, तो आप ब्रेकआउट जरूर प्ले कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो लाइक ये स्टॉक है नहीं, आपको इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। इमीडिएटली निकल जाइए यहाँ से, ये आपके लिए सबसे अच्छी राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। और हमारे अगले जो दर्शक हैं जिन्होंने प्रश्न भेजा हुआ है, और इन्होंने विश्वदीप गुप्ता जी हैं, 100 रुपये इन्होंने मनी 9 को जो है समर्पित भी किए हैं। कह रहे हैं सर आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार आपको भी सर। इनके भी प्रश्न में वही दुविधा है जो इस दुविधा पे आज हम पहले सवाल से बातचीत कर रहे हैं। अब इनके भी जो सवाल जो शेयर्स हैं उनको सुन लीजिए सर आप। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 263 पे लिए हुए हैं। BEML इन्होंने खरीदे हुए हैं 263 पे इन्होंने लिए हुए हैं, और BEML के इन्होंने लिए हुए हैं 332 के भाव पर। कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूं, क्या लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को और BEML को? आपकी सलाह क्या रहेगी सर? देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 106 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था ऑन द डे 12
11 जुलाई को। उस दिन स्टॉक 20% के अपर सर्किट में था और वहां से जो फिसलना स्टार्ट किया है, इसको कहते हैं हम बाइंग क्लाइमेक्स, जहां वीक लॉन्ग्स या लेट लॉन्ग्स को ट्रैप करते हैं। वहां से आप देखिए कंटिन्यूअसली स्टॉक नीचे आ रहा है, उस दिन का लो भी टूट गया। अगर इतनी अच्छी बाइंग थी तो एटलीस्ट उस दिन का लो प्रोटेक्ट होना चाहिए, वहां से भी हम 8% नीचे हैं। तो अभी स्टॉक में लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट होगा जब ये 245 का अपना लास्ट जो हायर लो था वो तोड़ेगा। उसके बाद इसमें लॉन्ग लिक्विडेशन चालू होगा तो 170 160 तक नीचे आ सकता है। मेरी सलाह है कि किसी भी तरह से अगर इसमें रैली मिलती है 280 तक तो आपको इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। दूसरा स्टॉक आपका बीईएमएल है, इसमें भी सेम है। 30 दिन का लास्ट में कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था और जिस दिन ब्रेकआउट आया था उस दिन के बाद से 1 रुपए भी ऊपर नहीं गया है। और बल्कि स्टॉप लॉस इसका जो है, जो शिपिंग कॉर्पोरेशन में अभी टूटा नहीं है, इसमें उस स्टॉप लॉस का लेवल 4470 पे टूट चुका है और लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है जिसका इमीडिएट टारगेट 3400 रुपए है। तो अगर ये स्टॉक 2-3 दिन मार्केट रैली में ऊपर 4375 तक रैली आ सकती है, वहां तक अगर आता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। बल्कि वहां पे अगर फ्यूचर्स में तो शॉर्ट भी मैं सलाह दे देता। तो यहाँ से 4375 तक आ रहा है, वहां पे एग्जिट कीजिए। वहां से जब डाउन मूव बनेगी तो 3400 रुपए तक ये नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो एकदम इमीडिएट एग्जिट की सलाह तो नहीं है। एससीआई में तो आपको इमीडिएट एग्जिट कर लेना चाहिए, लेकिन बीएमएल में ऑन रैलीज आपको इमीडिएट एग्जिट करना चाहिए जैसे ही 4375 का लेवल मिले। चलिए आलिया डिसूजा जी का बातचीत कर लेते हैं। आलिया डिसूजा जी का सवाल भेजा गया है और कह रही है विपुल सर प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लो। बिल्कुल आपका प्रश्न शामिल कर लिया गया है। यस बैंक के इनके पास शेयर हैं सर 25 रुपये 50 पैसे के भाव पर 2000 शेयर हैं। ये भी शेयर ऐसा रहा है जो कि काफ़ी लोगों को, ट्रेडर कम्युनिटी का बड़ा पसंदीदा शेयर रहा है। नीचे पे खरीदो ऊपर बेचो की रणनीति लोग अक्सर अपनाते रहे हैं। यहाँ पर 25-50 पे लिया है, 24.7 का भाव है, 24 रुपये के आसपास चल रहा है, 1-1.5 रुपये के अभी नुकसान में है। यस बैंक का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? अलग अलग समय पे अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, उसके आधार पर इसकी चाल जो है बदलती रहती है। कभी कुछ खबरें आती हैं तो एकदम से ऊपर जाता है। अभी पिछले 1 महीने में करीब 6-6.25% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। पूरे बैंकों में ही थोड़ा सा सुस्ती का माहौल रहा है। पिछले 6 महीने में 19-20% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अभी भविष्य क्या दिखाई दे रहा है यस बैंक का सर आपको? देखिए, यस बैंक में एक अच्छी तेजी डेवलप हुई थी जो 32 रुपए पे जाके टर्मिनेट हुई है। उसके बाद से एक रेंज बन गई है, नीचे 21 रुपए और ऊपर 28 रुपए। मिड ऑफ द रेंज है तो कुछ भी करने की सलाह नहीं रहेगी। लोअर एंड ऑफ द रेंज 21 रुपए मिलता है तो बाई की सलाह है, और उसको 28 रुपए अपर एंड ऑफ द रेंज पे आके बुक कर लेना चाहिए। अगर ब्रेकआउट आप प्ले करना चाहते हैं तो 29 रुपए का वेट कीजिए। 29 रुपए के ऊपर बाई करेंगे तो ब्रेकआउट मिलेगा। मोमेंटम में 40-42 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद फिलहाल रेंज है और ये रेंज शायद अगले 6 महीने भी कंटिन्यू रह सकती है। तो रेंज के लोअर एंड 21 रुपए पे बाई कीजिए, 28 रुपए पे सेल कीजिए। इसी रेंज को फॉलो कीजिए, जब रेंज का ब्रेकआउट आएगा तब ब्रेकआउट प्ले कीजिएगा। और डिस्क्लेमर दे दूं, हम अपने क्लाइंट्स को ये स्टॉक रेगुलरली जब भी ब्रेकआउट आता है तो रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक बड़ी तेजी से अपना टारगेट अचीव करता है। तो ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टर्स के लिए कंप्लीटली अवॉइडेबल स्टॉक है। जी चलिए, इस बीच ज्ञान साख जी हैं हमारे साथ प्रयागराज से। ज्ञान जी नमस्कार। ज्ञान जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्कार ज्ञान जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, बढ़िया। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर प्रयागराज से बोल रहा हूँ सर। चलिए, गंगा किनारे से बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए कैसे हैं आप? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका जो एंकरिंग का स्टाइल है बहुत अच्छा लगता है। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मतलब गंगा किनारे से होकर के आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर, क्या करते बहुत हैं बड़ा आप? फैन हूँ सर। जी सर, मैं वो कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर कि आप जो है कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और बताइए कैसे याद किया आपने, क्या प्रश्न है आपका? और मनी 9 के कार्यक्रम को अपने दोस्तों को भी दिखा रहे हैं कि नहीं आप? बिल्कुल सर, दिखा रहे हैं। मनी 9 का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और काफी उत्साहवर्धन होता है आपके कार्यक्रम से। अरे सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान जी बताइए, आपके अंदर ऐसे ही ज्ञान का भंडार बढ़ता रहे और आपके पोर्टफोलियो में लक्ष्मी माता का विस्तार बनता रहे, यही हमारी उम्मीद है। बताइए सवाल क्या है आपका? सर डोनियर इंडस्ट्रीज का शेयर हमने ले रखा है, 1370 शेयर है, 144 रुपए के भाव से। अंशुल सर के कहने पे लिए थे। अच्छा, तो क्या अंशुल सर के कहने पर लिए थे बड़ा आपने? उतार। अच्छा। जी जी सर। और नजरिया क्या है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? नजरिया सर 1-2 महीने का है।
1-2 महीने का नज़रिया है। तो चलिए ब्रेक इवन पर ही है, 50 पैसे नीचे आपकी खरीद से तो ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। एक बार पूछ लेते हैं कि अभी भी बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए, और अब उनकी अपडेट क्या है यहाँ पर। अंशुल जी आपके प्रशंसक हैं, आपके कहने पर 144 पे डॉनियर इंडस्ट्रीज़ के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, अभी 143.50 के आसपास है, इनकी खरीद के आसपास ही है, ब्रेक इवन पर ही है, 50 पैसे नीचे है। आपकी अभी क्या सलाह रहेगी सर, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? 1-2 महीने 3 महीने और होल्ड कर सकते हैं? देखिए विपुल जी, डॉनियर हम अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रहे हैं और आपके दर्शकों के लिए भी वही रिकमेंडेशन रहेगा। 74 हफ्तों का बेस ब्रेकआउट आया है, स्विंग हाई के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करने में 1-2 दिन की दिक्कत हो रही है, प्रोबेबली 2-4 दिन 5 दिन और कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद जैसे ही स्टॉक 146.50 के ऊपर निकलेगा, स्टॉक में 174-175 तक की अपसाइड आएगी। तो जैसे ही इसमें 146.50 निकलता है, हम अपने क्लाइंट्स को वापस से डिलीवरी बाय कॉल रिकमेंड करेंगे विद अ सिमिलर टारगेट 174-175। तो इनको आराम से होल्ड करना चाहिए। अगर 3 महीने का आपका नजरिया है तो 174-175 रुपए का आपको लेवल आराम से मिल जाएगा। बस एक ही काम कर लीजिए कि अब यहाँ से स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 130 रुपए का, 130 का सपोर्ट है, 129 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जब तक वो नहीं टूट रहा है, मोस्ट लाइकली स्टॉक 174 रुपए का टारगेट अपना अचीव कर जाएगा। चलिए ठीक है, ये राय है आपका, आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप संतुष्ट हो गए हो ज्ञान जी। एक सवाल और लेते हैं, बजट स्टॉक का हालांकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अरुण ओलान जी ने मनी9 को 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर, अंशुल सर, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार सर। कह रहे हैं जियो फाइनेंस के शेयर इन्होंने 330 रुपये 60 पैसे के 330 रुपये में खरीदे हुए हैं। 6 महीने का नज़रिया है, अभी क्या करना चाहिए? 6 महीने के लिए 3 लाख की मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? तो 3 लाख रुपए जब लगा दिया आपने, लगाने से पहले पूछे होते तो बात अलग थी। एक मुश्त एक ही जगह सारे पैसे आपने लगाए। हालांकि मुझे नहीं पता आपका पोर्टफोलियो का साइज़ क्या है, लेकिन अंशुल सर आपकी राय, 6 महीने का नज़रिया है, 3 लाख रुपए इन्होंने लगाए हैं जियो फाइनेंस के ऊपर 330 के भाव पे। 6 महीने में क्या इनके लिए सलाह रहेगी आपकी? देखिए जियो फाइनेंस के लिए मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक लॉन्ग है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लॉन्ग है। हालांकि हमको लग नहीं रहा था कि ये स्टॉक इतना नीचे आएगा, बट मार्केट की गिरावट में थोड़ा सा नीचे आया है। अच्छी चीज इसमें ये है कि इलेक्शन के रिजल्ट के दिन जो लो बना था 307 रुपए, उसको इसने बहुत आराम से डिफेंड किया है। 310 का लो बना है, तो हाई लो की फॉर्मेशन है। हालांकि 20 और 50 डे मूविंग एवरेज का ट्रेंड फिलहाल नीचे की तरफ है, तो थोड़ा सा समय ले सकता है ये स्टॉक। इमीडिएट मोमेंटम इसमें 356, 357, 356, 360 के ऊपर बनेगा। तो अगर आपके पास है तो आराम से होल्ड कीजिए। 360 के ऊपर एज एंड व्हेन 3-4 महीने का समय लगा के स्टॉक 360 के ऊपर निकलेगा, इसमें बड़ी अपसाइड ट्रिगर होती हुई दिखेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 12 से 18 महीने अगर कोई इस स्टॉक को समय देगा तो 750 के ऊपर के टारगेट आपको मिलेंगे, बट 12 से 18 महीने का आपको समय देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉक नहीं है, और हमारे पोर्टफोलियो में भी जो फैमिली पोर्टफोलियो में लॉन्ग है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से लॉन्ग है। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती है। इस बीच 1500 से ज़्यादा दर्शक जो है वो सिर्फ हमारे यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, और बाकी हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही कार्यक्रम को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए पहुंचाते रहिए, यही हमारी तरफ से निवेदन है। और इस बीच बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जिनके प्रश्नों के उत्तर हम नहीं अभी तक दे पाए हैं। अब जैसे आमिर अली साहब कह रहे हैं थैंक यू सर, डॉनियर पर मेरा भी सवाल था, लेकिन कोशिश ये करी गई कि जो रेलवे है, जो पावर है, डिफेंस है, इन पर जो सवालों की झड़ी लगी हुई है उसको जो है थोड़ा सा शांत करने की कोशिश की, लेकिन और भी बहुत सारे सवाल लिए गए हैं।